दोस्तों नमस्कार, मैं प्रेम शंकर गुप्ता ऑफिशियली प्रेम के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे मोदी की फैन फॉलोइंग दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। मोदी के जो कटु आलोचक जो लोग थे वो भी आजकल मोदी की तारीफ करने में लगे हुए हैं। तो जैसे हमने कुछ पिछले दिनों शोभा दे को देखा, शेला रशीद को देखा, ये सब मोदी के कटु आलोचक लोगों में थे, लेकिन अब वो मोदी के काम की तारीफ कर रहे हैं, मोदी की तारीफ कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में एक अमेरिकी जो अमेरिकन गवर्नमेंट में काफी ऊंचे पद पे हैं, वहां की जो साइबर सिक्योरिटी के जो चीफ है, कमिश्नर, वो भारत आए हुए थे। उन्होंने भी मोदी के काम की तारीफ की। तो इससे मालूम चलता है कि मोदी के काम का डंका पूरे विश्व में बज रहा है। ये जो साइबर सिक्योरिटी के चीफ है मिस्टर ब्रेंडन केर, वो पहली दफा भारत आए और भारत ने जिस तरह कोविड के समय चाइनीज जो ऐप वगैरह है जो भारत से डाटा लेती है और भी कंट्रियों से और भी देशों से डाटा लेके अपने यहाँ स्टोरेज करती है, उसका मिसयूज कर सकती है। तो भारत उस समय जो चाइनीज खतरों से निपटा, जैसे टिकटॉक को बैन कर दिया भारत ने, और उनका एक इंस्ट्रूमेंट टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट बनाने वाली कंपनी हुआई, जीटीई, इन कंपनियों को जिस तरह से भारत ने कोविड के शुरुआती दिनों में ही बैन कर दिया। हालांकि अमेरिका ने भी बैन किया, लेकिन अमेरिका को इसको बैन करने में सोचते सोचते 1 साल लग गया। भारत ने इसको 2020 में बैन किया और अमेरिका ने इसे 2021 में बैन किया। अमेरिका भी बैन किया, लेकिन 1 साल पीछे बैन किया, 1 साल बाद बैन किया। तो वो भारत जिस हिसाब से अपने साइबर सिक्योरिटी के हिसाब से जो कदम उठाया, तो इसको वो एक दुनिया के लिए रोल मॉडल की तरह मानते हैं। तो जिस हिसाब से मोदी का जो गुजरात मॉडल पूरे हिंदुस्तान में नाम कर गया था, उसी हिसाब से मोदी का अभी जो भी काम का मॉडल है, जो भी काम करने का तरीका है, जो इस हिसाब से फास्ट गति से वो काम करते हैं, वो पूरे विश्व को भा रहा है। आज सवेरे ही मॉर्निंग कंसल्ट की फिर से एक रिपोर्ट आई है जिसमें 77% लेके मोदी टॉप पे बने हुए हैं। मतलब 77%, 77% लोग मानते हैं कि मोदी नंबर 1 नेता हैं आज के दिन में भी भारत पे। और ये कम से कम पिछले 3 साल या 4 साल से वो नंबर 1 पे बने हुए हैं। तो इसे से मालूम चलता है कि मोदी के काम का डंका पूरे वर्ल्ड में बज रहा है और मोदी नंबर 1 है। और हम लोग खुशकिस्मत है कि मोदी जैसा प्रधानमंत्री हमें मिला है। ब्रेंडन केर ये भी कहते हैं कि जिस हिसाब से चाइना अपने ऐप के जरिए डाटा का चोरी करता है, उससे भी बचने की जरूरत है। और वो डाटा लोकलाइजेशन, जैसे हमारे इंडियन जो ऐप यूज करते हैं तो उनको अपने डाटा डालना पड़ता है। हम लोग फेसबुक यूज करते हैं, व्हाट्सएप यूज करते हैं, उसमें अपने डाटा अपने को देना पड़ता है। तो उसका जो सर्वर हो वो इंडिया में ही हो, इंडियन लोगों का सर्वर इंडिया में हो, अमेरिकन लोगों का सर्वर अमेरिका में हो। तो वो डेटा लोकलाइजेशन पे भी ब्रेंडन केर भी इंडिया में आके इस बात पे बात कर रहे हैं। तो ये तो खैर साइबर सिक्योरिटी के लिए हर देश अपना अपना कदम उठाता है। वो अमेरिका भी अपना कदम उठाएगा, भारत भी अपने हित के हिसाब से अपना कदम उठाएगा। तो लेकिन उनकी विजिट की सबसे बड़ी बात है कि वो भारत जिस हिसाब से क्राइसिस मैनेजमेंट से निपटता है, वो एक दुनिया भर के लिए रोल मॉडल है और दुनिया को इस पर रिसर्च करना चाहिए। भारत इस कोविड वाले जो दौर था उसको किस हिसाब से निपटाया और अपनी आर्थिक व्यवस्था को, अपना जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसको मेंटेन करते हुए निपट गया, कोविड के दौर को निकाल लिया, कोविड के दौर से बाहर आ गया। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है और हर हिंदुस्तानी को इस पे गर्व होना चाहिए कि हिंदुस्तानी का किया हुआ काम को अमेरिका भी सराहता है। अमेरिका भी इसको एक रोल मॉडल की तरह देखता है कि
ब्रेंडन केयर कहता है कि इसको पूरे वर्ल्ड को अपनाना चाहिए, इसी हिसाब से काम करना चाहिए। ये हमारा आज पहला खबर था। दूसरा खबर दोस्तों ये है कि आज एक इंटरव्यू आया, हमारे जो बिहार के प्रशांत किशोर जी हैं, जो चुनाव टेक्निक के महारथी माने जाते हैं, और चूंकि वो 2014 में मोदी जी के साथ थे तो उनमें उनको काफी नाम मिला, उसके बाद से उसी हिसाब से उनको, हालांकि मोदी जी ने उसके बाद से उनको काम नहीं दिया, लेकिन दूसरी पार्टियां जो भी हैं, जैसे तृणमूल कांग्रेस हो गई या कांग्रेस पार्टी हो गई या बीआरएस हो गई, उसको समय समय पे काम मिलता रहा और उससे काफी उसका कमाई हो गया। तो आज फिर उनका एक इंटरव्यू नवभारत टाइम्स पे नाविका कुमार ले रही थी, और मुझे तो लगता है कि ये एक बहुरूपिया टाइप का आदमी है प्रशांत किशोर, और ये इसी बात से मालूम चलता है कि नाविका कुमार ने उसको बहुत दफा उस इंटरव्यू के दौरान, आधे घंटे के इंटरव्यू के दौरान बहुत दफा उसको घेरने की कोशिश की, लेकिन वो किसी चीज का, इवन की सही को सही नहीं बोल पाया, गलत को गलत नहीं बोल पाया। भारत से धारा 370 हटाया गया, नाविका कुमार ने उससे पूछा कि भाई बताओ ये सही हुआ या गलत हुआ, लेकिन उस चीज का वो सीधा जवाब नहीं दे पाया। तो इसका मतलब है वो जैसे सेकुलरवादी और सेकुलरवादी जैसे लोग हैं, उसी टाइप का आदमी है, और अभी वो और किसी निकला हुआ है, जगह जगह इंटरव्यू देगा और किसी पार्टी को फंसाने के चक्कर में है, किसी पार्टी का कंसल्टेंट बन जाएगा, वहां से करोड़ों रुपए ऐंठेगा। अब पार्टी जीते हारे वो अलग बात है, लेकिन जो आदमी सही को सही नहीं बता पाता है, गलत को गलत नहीं बता पाता है, उसका नियत में काफी खोट है। हालांकि बिहार के लिए बड़ी बड़ी बात करता है, लेकिन वो करेगा कुछ नहीं, उसको अपना जेब भरना है, अपनी कंपनी चलानी है, करोड़ों रुपए का इनकम कहां से हो वही देखना है। तो ये एक दूसरा केजरीवाल, अगर ये चुनाव लड़ता है, जीत जाता है, तो बिहार के लिए दूसरा केजरीवाल साबित होगा। जैसे केजरीवाल ने जैसे काफी उछल कूद मचाया, सत्ता मिल गई, कोई काम नहीं, कोई धाम नहीं, खाली नौटंकीबाज करता है, उसी हिसाब बने ये केजरीवाल नंबर 2 बनने वाला है। लेकिन अभी तो चुनाव लड़ने का तो बात कर नहीं रहा है, अभी शायद वो मुर्गा खोज रहा है, कोई पार्टी उससे एम्प्लॉय करे, उससे कंसल्टेंसी दे, उसको काम दे कि भैया डाटा इकट्ठा करो, हमारे लिए सर्वे करो, हमारे किस पोजीशन पे है, ये सब करो। अभी चूंकि 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है, तो वो भी अपना दुकान खोल के बैठ गया है, वहां उसके दुकान में कुछ न कुछ तो ग्राहक जुटेंगे ही, क्योंकि हमारे देश में इतनी सारी पार्टियां हैं, तो कोई ना कोई पार्टी उसके पास पहुंचेगा ही, जिसके लिए वो काम करेगा और उसको अपनी कमाई का साधन बनाएगा। और इसी के लिए वो अभी सिर्फ नवभारत टाइम्स में आया है, अभी आगे आने वाले दिनों में और भी चैनल में वो इसी तरह का इंटरव्यू देता हुआ मिलेगा। तो फिलहाल दोस्तों इतना ही, और ये खबरों का विश्लेषण आपको कैसा लगा ये आप जरूर बताइए, अपने कमेंट दीजिए। फिलहाल दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम।